डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले समुच्चयों के प्रकार के विषय में सीखा। क्या था? उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय और घात समुच्चय के विषय में जाना। अभी उसी के आधार पर एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि इसमें सबसेट और नॉट सबसेट का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर क्या है? एक समुच्चय है 2 3 4 और दूसरा समुच्चय है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा, इस पर हमको चर्चा करना है। तो क्या है? सबसेट की परिभाषा हम लोग सीखे ही हैं। जब किसी एक समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय में शामिल हों तो पहले समुच्चय को दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? 2 3 4 इसमें है, 2 3 4 इसमें है, इसलिए सबसेट लग जाएगा। फिर ए बी सी है, फिर बी सी डी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस समुच्चय के बी और सी तो मिल रहे हैं, लेकिन ए अवयव यहाँ नहीं मिल रहा है। यानी कि इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर नॉट सबसेट हो जाएगा। और तीसरे प्रश्न को मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर सभी मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, लिखा है कि यक्ष जहाँ यक्ष के आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है और दूसरा समुच्चय बनाया गया है। यह समुच्चय मान लीजिए कि ए बराबर है, ये क्या है? इसमें आपके पूरे विद्यालय के छात्रों का समुच्चय है। और एक समुच्चय बी है, मान लीजिए इस समुच्चय को आपके कक्षा 11 के ही छात्रों का समुच्चय है। तो कक्षा 11 के जितने भी छात्र हैं वो सब के सब पूरे विद्यालय के छात्रों में शामिल हैं। इसलिए कक्षा 11 का जो समुच्चय छात्रों का समुच्चय है वो पूरे विद्यालय के छात्रों के समुच्चय का एक उपसमुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर सबसेट भर दिया जाएगा। तीसरे में सबसेट भरेंगे। चौथा क्या बताया गया है कि यक्ष जहाँ यक्ष किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक समतल में स्थित एक वृत्त है और यक्ष जहाँ यक्ष एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? 1 इकाई है। तो यह जो है नॉट सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो पहले वाले में कि समतल में स्थित एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर कंडीशन डाल दिया गया है कि इसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो 1 ही इकाई वाला त्रिज्या वहां पर शामिल है। और मान लीजिए पहले वाले में अगर 3 4 इकाई वाला शामिल हो तो समुच्चय पहले वाले समुच्चय के सभी वृत्तों का जो वृत्त हैं वह दूसरे वाले समुच्चय के वृत्तों में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए नॉट सबसेट लिख देंगे। पांचवा क्या है? यक्ष जहाँ यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यक्ष जहाँ यक्ष किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो पहला समुच्चय त्रिभुजों का है और दूसरा समुच्चय आयतों का है, तो अवयव तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? नॉट सबसेट लिख देंगे। फिर छठवां है, यक्ष जहाँ यक्ष किसी समतल में एक स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज की बात किया गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं होती हैं। फिर यक्ष जहाँ यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब इस समुच्चय में क्या है? समबाहु त्रिभुज का समुच्चय है। इस समुच्चय में क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय है। तो इसमें क्या होगा? बहुत सारे त्रिभुज होंगे, अधिकोणीय त्रिभुज होंगे, समकोणीय त्रिभुज होंगे, न्यूनकोणीय त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, विषमबाहु त्रिभुज होंगे, यानी कि हर तरह के त्रिभुज इसमें सम्मिलित होंगे। तो और उसमें ये समबाहु त्रिभुज भी सम्मिलित है, इसलिए यहाँ पर ये सबसेट हो जाएगा। और फिर यहाँ लिखा है 7वां में, यक्ष जहाँ यक्ष एक समप्राकृतिक संख्या। समप्राकृतिक संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 बाउंडेशन नहीं लगाया गया है, इसका मतलब वो जो है अपरिमित समुच्चय है, ऐसे लिख देंगे। फिर अगला लिखा है कि यक्ष जहाँ यक्ष एक पूर्णांक है। दूसरा वाला क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक में क्या हो जाएंगे? पूर्णांक में बहुत सारे पूर्णांक हो जाएंगे, ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पूर्णांक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है पूर्णांकों का समुच्चय बहुत बड़ा है। और यह जो यन की बात कहा है, समप्राकृतिक संख्या की बात कहा है, तो समप्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10 होंगे। तो 2 4 6 8 10 इस पूर्णांक वाले
समुच्चय में सम्मिलित हैं, इसलिए यहाँ सबसेट का चिन्ह लगा दिया जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर सत्य और असत्य कथन घोषित करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ है हमारा पहला नंबर, एक समुच्चय लिखा हुआ है ए बी और यहाँ पर नॉट सबसेट का चिन्ह लगाया गया है। ये दूसरा समुच्चय है बी सी ए। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि इस समुच्चय के दोनों और ए और बी इस समुच्चय में सम्मिलित हैं। तो यह समुच्चय इस समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा, जबकि यहाँ पर नॉट सबसेट लिखा गया है। इसका मतलब ये कथन क्या है, गलत है। ये पहला कथन गलत है। दूसरा क्या है, ये समुच्चय है ए ई है, यहाँ पर लिखा है यक्ष, जहाँ यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। तो सबसे पहले हम जान लें कि इसके अवयव क्या हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर क्या होता है, स्वर जो होता है ए ई आई ओ यू। ऐसे लिख करके हम जांच को पर रख लेंगे, तभी सत्य और असत्य लिखेंगे, नहीं तो परीक्षा में गलत हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए को हम सारणी विधि में अगर संभव हो तो जरूर लिख लिया जाए। यहाँ पर ए ई है, इसमें ए ई शामिल है, इसका मतलब सबसेट लगाया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। 1 2 3 और 1 3 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सबसेट कहा जा रहा है। अब 1 2 3, 2 इसमें है 2 इसमें है, ये नहीं है, तो जो हमारा कथन क्या है, गलत है। यह कह रहा है कि यह ए जब मझले कोष्ठक में बंद हो गया तो वह सेट बन गया। तो ये सेट है, यह ए बी सी का एक उप समुच्चय बता रहा है। एक समुच्चय है ए बी सी जिसके अवयव हैं, और इसका जो है उप समुच्चय लिखेंगे तो फाई होगा। उसके बाद से सिंगल में आएंगे तो ए का जो है एक सेट बनेगा, फिर बी का बनेगा, फिर सी का बनेगा, ए बी का बनेगा, बी सी का बनेगा, सी ए का बनेगा, फिर ए बी सी का बनेगा। कुल मिलाकर के 8 उप समुच्चय होंगे, जिसमें ये समुच्चय इसका शामिल हो जाएगा। इसका मतलब ये सही कथन है। और यहाँ पर क्या है, ये समुच्चय है और इस समुच्चय का वह एलिमेंट कह रहा है, अवयव कह रहा है ना, ये नहीं हो सकता, ये असत्य नहीं हो, असत्य है यह। अगर यहाँ पर पावर ऑफ सेट कहा गया रहता तो किसी समुच्चय का पावर ऑफ सेट में उसके उप समुच्चयों का ही सेट होता है, उप समुच्चयों का ही समुच्चय होता है, तो यहाँ पर वो सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट कह रहा है और इस समुच्चय का कह रहा है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। 6वां प्रश्न लंबा था इसलिए हमने लिखा नहीं है, वो है क्या, देख लेते हैं हम। यक्ष, जहाँ यक्ष संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हो जाएगी, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या का मतलब 2 4, सम भी हो प्राकृतिक भी हो 6 से कम भी हो, तो वो 2 और 4 आ जाएगा। फिर अगला कहा है कि यक्ष, जहाँ यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो देखते हैं 36 को विभाजित करने के लिए वो है 1 से भी विभाजित होती है। इसमें सम विषम की बात नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या की बात की गई है। तो 36 1 से विभाजित होता, 2 से विभाजित होती है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से तो होता नहीं है, 6, फिर 9 से, फिर 12 तो यहाँ 36, 18 दूना 36, 36 से कम 36। अर्थात ये जो सारणी बन गया, ये उन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो 36 को विभाजित करते हैं। और ये क्या है, 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो कहा जा रहा है यहाँ, और सबसेट का चिन्ह लगाया है, बताना है सत्य है कि असत्य है। तो बिल्कुल ये देखिए 2 4 है, यहाँ पर भी 2 और 4 है, ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय, इस समुच्चय के दोनों अवयव इसमें शामिल हैं, इसलिए कथन क्या है, सत्य है। आते हैं चौथे प्रश्न पर। यहाँ दिया गया है एक सेट ए बराबर जिसके अवयव हैं 1 2 और 3 4 एक साथ अवयव है और 5 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 4 जो अवयव है वो 1 में है
और चूंकि मझला कोष्ठक लगा दिया गया है और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया गया है, तो यह 3 4 मिला करके एक अवयव माना जाएगा और यह 5 आ गया है यहाँ। अब इस पर कौन कथन सत्य है कौन असत्य है इसको देख लिया जाए, और यही प्रश्न में पूछा है। तो क्या है यहाँ देखिए लिखा है 3 4 सबसेट है ए का, समुच्चय ए का 3 4 सबसेट है। सबसेट कब होगा भाई? जब किसी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखेंगे उसके बाद से मझले कोष्ठक में बंद करेंगे तब वह उपसमुच्चय कहलाएगा। यहाँ पर तो जैसे 3 4 ब्रैकेट में लिखा है मझले में, उसको ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया गया। इसका मतलब क्या है, ये जो मझले कोष्ठक में 3 4 है वो समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं, अवयव है, एलिमेंट है। अगर यहाँ एलिमेंट रहता तो सही हो जाता, ये सबसेट लिख दिए हैं इसलिए कथन गलत है। दूसरा देखिए ये 3 4 एलिमेंट लिखा, ये सही है, दूसरा सही है। अब यहाँ पर देखिएगा इसी 3 4 की बात की गई है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 है, इसका हमको अगर उपसमुच्चय लिखना रहता तो एक उपसमुच्चय इसका क्या आता, 3 4 आ जाता। जैसे इसको हम लिखते, 1 को हम एक उपसमुच्चय के रूप में लिखते, 2 को उपसमुच्चय के रूप में लिखते, 5 को उपसमुच्चय के रूप में, ठीक उसी तरीके से 3 4 को भी हम क्या करते, एक उपसमुच्चय के रूप में लिखते। तो ये जो मझले कोष्ठक में 3 4 लगा करके दोबारा मझला कोष्ठक लगाया गया है, इसका मतलब इस अवयव को अब वह उपसमुच्चय बना दिया है और कह भी रहा है कि यह उपसमुच्चय है ए का। इसका मतलब सत्य कथन। 1 इज एलिमेंट ए, बिल्कुल सत्य कथन। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये तो गलत है। 1 ए का एलिमेंट है, 1 ए का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता? अब यहीं पर अगर यह मझला कोष्ठक बना करके रख देता, जैसे अभी को मैं यहाँ लिखा हूं, तो ये ए का उपसमुच्चय बन जाता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कथन गलत है। 1 2 5 सबसेट है ए का, 1 2 5 सबसेट है ए का, ये सत्य कथन है। क्यों? जब इसका उपसमुच्चय लिखेंगे, जब 3 3 समुच्चयों का जब हम सेट बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे, तो उसमें 1 2 5 आएगा और 1 2 5 समुच्चय बन जाएगा, वह ए का उपसमुच्चय होगा, सत्य कथन। अब यहाँ 1 2 5 एलिमेंट है ए का, एलिमेंट, अब ये समुच्चय भी बना दिया, उपसमुच्चय भी बना दिया है और इसको ए का एलिमेंट भी बना दे रहा है ना, गलत हो। अगर ये पावर ऑफ सेट रहता, अगर पी ऑफ ए रहता यहाँ, तो ये कथन सत्य हो जाता, अभी यह गलत है। 8वें में आते हैं, 1 2 3 मझले कोष्ठक में लिखा है, इसका मतलब 1 2 3 क्या हो गया, एक सबसेट सेट बना दिया, सबसेट बन गया और वो सबसेट क्या है, ए का है और कह भी जा रहा है, इसका मतलब सत्य कथन है। 9वां, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये बताया गया है कि 5 किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि 5 हर एक समुच्चय का एक अवयव हो। फिर समझिएगा, 5 या रिक्त समुच्चय हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, लेकिन 5 हर एक समुच्चय का अवयव नहीं होता है, ये गलत है। देख लीजिए इसमें 5 कहाँ है, 5 है ही नहीं, तो यहाँ पर कह रहा है कि एलिमेंट, इसलिए गलत है। 5 सबसेट ऑफ है, ये बिल्कुल सही है। दिखा चाहे न दिखा, सबसे पहले तो समुच्चय लिखते समय हम 5 से ही शुरुआत करते हैं, फिर एक एक एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट, जितना संभव होता है उसको लिखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब देखिए 5 को यहाँ मझले कोष्ठक में बंद कर दिया गया है, तो 5 एक खुद समुच्चय है, 5 क्या है, खुद समुच्चय है और इस केस में उप समुच्चय है। लेकिन अगर 5 को अगर हम मझले कोष्ठक में बंद कर देंगे, इसका मतलब ये हो गया कि 5 एक, अब ये पूरा एकल समुच्चय हो जाएगा, एकल समुच्चय। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि एकल समुच्चय सबसेट है किसका, ए का।
यहाँ चौथे प्रश्न में देखते हैं, यहाँ उपसमुच्चय लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले बहुत जल्दी समुच्चय लिख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम फाई लिखेंगे और उसके बाद से यह ए को ही लिख देंगे। फिर दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ पर फाई लिखेंगे, फिर एक एक अवयव लिखेंगे और फिर ए और बी दोनों लिख दिया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, फाई पहले लिखेंगे, फिर एक एक अवयव, एक दो, फिर दो दो के अवयव लिख देते हैं, एक दो, दो तीन, तीन एक, और अंत में एक दो तीन लिखेंगे। 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लिख करके गिन लेते हैं, कोई छूट न जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई है तो ओनली 1 फाई हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। अभी पढ़े थे उपसमुच्चयों की संख्या 2n होती है। तो यहाँ पर ये जो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 2 पावर 1 बराबर 2, तो 2 अवयव हमने लिख लिया है इधर। यहाँ देखिएगा ये 2 अवयव हैं, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 अवयव होने चाहिए, तो 1 2 3 4 लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या 1 2 3 है, तो 3 अवयव है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 2 के घाते 3 बराबर 8 अवयव हो जाएंगे, 8 यहाँ पर लिख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए फाई है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फाई का उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, फाई का उपसमुच्चय, यहाँ पर फाई में कितने अवयव हैं, एक भी अवयव नहीं है। जब एक भी अवयव नहीं है तो क्या हो जाएगा, 2n में आप मान भरेंगे 2/0, तो a/0 = 1 के नियम से ये क्या हो जाएगा, मात्र एक अवयव होंगे, एक अवयव यहाँ लिखा गया है। तो अब आते हैं अगले वाले प्रश्न पर। लिखा गया है कि P ऑफ A के कितने अवयव हैं यदि A बराबर 5। एक अगला क्वेश्चन है 5वां, कह रहा है कि P ऑफ A के कितने अवयव हैं, मतलब नंबर ऑफ P ऑफ A बराबर कितना होगा यदि लिखा गया है A बराबर 5 लिखा गया है। मतलब एक ऐसा समुच्चय है जो रिक्त समुच्चय है। जब वो रिक्त समुच्चय है तो उसके अवयव कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे। और रिक्त समुच्चय का जो उपसमुच्चय हम लिखेंगे तो क्या होगा, वह एक ही होगा, यही भर तो होगा। मात्र इसके उपसमुच्चयों की संख्या, अगर इसका उपसमुच्चय लिखें तो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय मात्र एक ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर उपसमुच्चय को फाई लिखे हैं, फिर ए भी लिखे हैं, फिर एक एक लिखे हैं, दो दो लिखे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर यह फाई होता, रिक्त समुच्चय होता, तो केवल नियम के अनुसार केवल हम फाई लिख देते, और आगे जब उसमें कोई अवयव ही नहीं है तो हम एक एक का या दो दो का सेट कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ P ऑफ A हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, और वो क्या होगा, केवल फाई होगा। अब थोड़ा सा समय लगेगा इसको। तो आइए यहाँ पर एक प्रश्न 6वां में अंतराल के रूप में लिखना है। ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है अंतराल का मतलब क्या है, ये छोटा कोष्ठक का प्रयोग या बड़ा कोष्ठक का प्रयोग या छोटा बड़ा या बड़ा छोटा का प्रयोग करके हमको लिखना है। इसी को तो अंतराल कहते हैं। अभी प्रीवियस वीडियो में इसको हम लोग विस्तार से देखे थे। तो इसके अंतराल का जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, मतलब धनात्मक ऋणात्मक सब आ सकते हैं इसमें। अंतराल के ही रूप में लिखना है, अंतराल का विस्तार नहीं करना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, लिखेंगे ऋण 4 तो हम लिख ही देंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर केवल इस्माल का चिन्ह इक्वल का नहीं है, तो केवल हम छोटा कोष्ठक लगाएंगे, यानी कि ऋण 4 को छोड़ करके। और यहाँ ये लिखेंगे, कामा दे देंगे, और उसके बाद ये 6 है, 6 से छोटा है, 6 के बराबर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 को शामिल भी करना है, इसलिए बड़ा कोष्ठक।
याद रखिए, छोटा कोष्ठक को छोड़ करके बड़ा कोष्ठक को शामिल करके, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में इसको सीखिए। यहाँ पर क्या है, छोटा कोष्ठक लग जाएगा ऋण 12, यहाँ पर भी छोटा कोष्ठक, यहाँ पर भी ऋण 10 है तो यहाँ भी छोटा कोष्ठक ही लग जाएगा, क्योंकि इक्वल इधर कहीं नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ बड़ा कोष्ठक लगाएंगे क्योंकि यहाँ इक्वल बराबर लिखा है, यहाँ 0 लिख देंगे, कामा लगा देंगे और 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए यहाँ छोटे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ क्या है, 3 है तो यहाँ पर बड़ा कोष्ठक हो जाएगा, 3 लिखा जाएगा और यहाँ 4 लिखेंगे, 4 को भी शामिल किया गया है इसलिए बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं यहाँ एक और क्वेश्चन है, यहाँ 7वां में क्वेश्चन है, बिना मिटाए हो जाएगा। कहा कि इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। पहला यहीं पर लिख देता हूं, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो छोटे कोष्ठक में ऋण 3 0, दूसरा है बड़ा कोष्ठक है 6 12, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक बंद है। अब तीसरे में है छोटा कोष्ठक है 6 12 है और बड़ा कोष्ठक लग गया है। चौथे में बड़ा कोष्ठक है ऋण 23 है, यह 5 है। प्यारे बच्चों, ये जो कुछ भी बताया जा रहा है ये प्रश्नावली नियम को हल करने का, नियम पर साधने का एक साधन है। आप इसी तरह के और भी प्रश्न बना करके हल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर लिखा जाएगा वही परीक्षा में आएगा। परीक्षा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा डजंट मैटर, नियम हमको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये किस में लिखा है, अंतराल में लिखा है। किस में लिखना है हमको, समुच्चय निर्माण विधि में, यानी किस तरह। देख दोनों सवाल उल्टा है, या समुच्चय निर्माण विधि में दिया था तो हम इसको अंतराल में लिखे थे, अभी यहाँ अंतराल में दिया है तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि सब के सब रियल नंबर हैं, इसलिए इसमें हम लिखेंगे यक्स, जहाँ यक्स इज एलिमेंट आर। सबसे पहले यक्स है क्या, उसकी कैटेगरी बांध देंगे, हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या है, कामा दे देंगे, यहाँ लिख देंगे यक्स। अब मैं देख रहा हूँ कि यह क्या है, ऋण 3 है, और ऋण 3 है तो यहाँ छोटा कोष्ठक लगा है तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगेगा, यक्स हो जाएगा। यहाँ पर छोटा कोष्ठक, छोटा चिन्ह लग जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ ये हो गया हमारा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो ऐसे यक्स इज एलिमेंट आर, यहाँ भी लिख देंगे, हर जगह लिख देंगे यक्स इज एलिमेंट आर और यक्स इज एलिमेंट आर, इसको लिख दीजिए। और लिखने के बाद से आइए यहाँ पर ध्यान देना है, सावधानी यहाँ रखनी है हमको कि ये जो 6 है बड़ा कोष्ठक है तो बराबर का भी चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पर भी बड़ा कोष्ठक है तो यहाँ लग जाएगा 12। फिर यहाँ देखिएगा 6 12 है तो 6 फिर यक्स हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है तो 12 हो जाएगा, मसला कोष्ठक बंद। यहाँ पर क्या बड़ा कोष्ठक है तो ऋण 23 लिख देंगे और लेस आर इक्वल लगाएंगे, यक्स लिखेंगे, वनली लेस लिखेंगे, 5 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये समुच्चय निर्माण विधि से अंतराल में और अंतराल से समुच्चय निर्माण विधि में लिखने की विधि समझ में आई होगी। चलते हैं, अब यहाँ 8वां प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है कि ये 2 समुच्चय लिखे, समकोण त्रिभुज का समुच्चय हो और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय हो, तो इसमें प्रस्तावित करना है कि इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। तो ऐसा हमको तो एक ऐसा समुच्चय बनाना पड़ेगा जिसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाए और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाए, यानी कि कोणों के विचार से भी
तीनों तरह के त्रिभुज आ जाए, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, नुनकोणी त्रिभुज, और भुजाओं के विचार से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज आ जाए। तो इसके लिए हमको कोई कैटेगरी नहीं बनानी है, इसके लिए मात्र हम यही लिख देंगे, इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट होगा, हम लिखेंगे यक्स, जहां यक्स एक त्रिभुज है, बस। या इसको हम लिखते हैं, वैसे लिख देते हैं कि त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। अब त्रिभुजों का समुच्चय तो समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा। अब ये 9वां प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा 9वां प्रश्न लिखा है कि समुच्चय बराबर 1 3 5, समुच्चय बी बराबर 2 4 6 और समुच्चय सी बराबर 0 2 4 6 8 है। इसमें सार्वत्रिक समुच्चय घोषित करना, 4 ऑप्शन दिया है बुक में, और उसमें से हमको टिक करना है कि कौन सा इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। तो परीक्षा में हमको इससे सवाल भी बना करके दे सकता है, तो हमको जानकारी होनी चाहिए ऑप्शन से क्या मतलब है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे जिसमें ये सब के सब अवयव शामिल हों। बस क्या करेंगे, ये 0 तो लिखना ही पड़ेगा हमको, 1 भी लिखना पड़ेगा, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 है 4 लिख देंगे, 5 है 5 भी लिख देंगे, 6 है 6 भी लिख देंगे, 7 नहीं है 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिख देंगे, और इसके अलावा और भी हम लिख सकते हैं। ऑप्शन में तो यहीं तक दिया है, इसी को टिक मार दिया है, लेकिन ऑप्शन न दिया हो तो आप सार्वत्रिक समुच्चय लिखने के लिए ये जितने भी समुच्चय के सभी अवयव मिल गए, समुच्चय बी के सभी अवयव मिल गए, समुच्चय सी के सभी अवयव मिल गए, इसके अतिरिक्त भी 2 4 अवयव आप लिख